प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 1.3 में हमें दो टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जैसे √2, √3, √5, ये जिन्हें हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा। और दूसरे टाइप के वो प्रश्न होंगे जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटा, गुणा व भाग से संबंधित होंगे, जैसे 3 + √2 या फिर 3 √2 या 5 - √3, ऐसे इस टाइप के जो प्रश्न होंगे उन्हें भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा। हमने कक्षा 9th में पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और यही हमारे अपरिमेय संख्या है। केवल वहां पे हमने ये सीखा था कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे हम इन्हें अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। तो जो प्रथम प्रकार के जो प्रश्न हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 आदि आदि, तो इस टाइप के प्रश्नों को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें इस प्रमेय 1.3 जो हमारे बुक में है, इसके सहायता के बिना हम इन्हें अपरिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले इस प्रमेय को समझ लें। तो चलिए इस प्रमेय को हम समझते हैं। तो बच्चों, ये प्रमेय 1.3 कहता है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p(a² को विभाजित करती है तो p(a) को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं एक बार लिखूंगा कि a जो है धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात वो कोई भी संख्या हो सकती है धन में। और p क्या है? p एक अभाज्य संख्या है। हमें पता है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं कि कह रहा है कि यह जो p है, अर्थात ये अभाज्य संख्या जो है, वो किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या उसी धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। अर्थात इसे ऐसे समझते हैं कि यदि a एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग है और p कोई अभाज्य संख्या है, तो मैं इसको एक बार लिखे देता हूं दोबारा कि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि कोई अभाज्य संख्या विभाजित करती है, ये बटे में है, मतलब वो विभाजित करती है, तो उसी धनात्मक पूर्णांक को वही अभाज्य संख्या क्या करेगी? विभाजित करेगी। अर्थात ये केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक है और ये अभाज्य संख्या है। इससे आपको स्पष्ट होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि कोई अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो केवल और केवल उसी धनात्मक पूर्णांक को वही अभाज्य संख्या क्या करेगी? विभाजित करेगी। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक क्या है? 12, और इसका यदि हम वर्ग कर दें और कोई अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, देखते हैं क्या इसको विभाजित करती है। तो ये 12 × 12/3, तो 1 तिहाई 3, 4 तिहाई 12, तो ये हमें क्या मिलेगा? 12 चौक 48। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। अब इसी संख्या को हम यहाँ लेते हैं। देखिए 12 और वही अभाज्य संख्या 3, धनात्मक पूर्णांक 12 और अभाज्य संख्या 3, इसको ये डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 चौके 12। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि कोई अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो केवल और केवल उस धनात्मक पूर्णांक को भी वही अभाज्य संख्या विभाजित करेगी। तो इसे हम कुछ इस रूप में लिखे देते हैं और हमें इसे याद भी रखना है। इसी के उपयोग से हम इन्हें अपरिमेय सिद्ध कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। ये रहा a² p से विभाज्य है
तो ए भी पी से विभाज्य होगी। ये लाइन आपको याद रख लेना है। इसे मैं और संक्षिप्त रूप में यहाँ पे लिख दिया है कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और पी अभाज्य संख्या है तो ए स्क्वायर यदि पी से विभाज्य है तो ए भी पी से विभाज्य होगी। इसी प्रमेय का उपयोग करके विरोधोक्ति विधि द्वारा हम सिद्ध करेंगे किन्हें, जो हमारे प्रथम प्रकार के प्रश्न आएंगे, जैसे √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। चलिए आगे बढ़ते हुए हम प्रमेय 1.4 को सिद्ध करना सीखते हैं। प्रमेय 1.4 कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। यह एक प्रश्न की तरह ही है जिसे हम प्रमेय 1.3 की सहायता से सिद्ध करेंगे, जिसे अभी अभी हमने पढ़ा है। प्रमेय 1.3 है क्या, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि ए एक धनात्मक पूर्णांक और पी अभाज्य संख्या है। ए स्क्वायर पी से विभाज्य होती है तो ए भी पी से विभाज्य होगी। यही हमारा क्या है, प्रमेय 1.3। इसी प्रमेय की सहायता से विरोधोक्ति विधि अर्थात विरोधाभास विधि के द्वारा हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक और q बराबर नहीं होता है शून्य के। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये √2, √3, √5 आदि आदि। जो हमें दिया होता है उसे सिद्ध करने के लिए हमें ठीक उसका विपरीत मानना होगा, उसका उल्टा मानना होगा। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। दिया था अपरिमेय और हमने उसे क्या माना, परिमेय संख्या है, जो दिए गए के विपरीत है। तो चलिए इसे अब हम सिद्ध करते हैं कि √2, अभी अभी हमने √2 को क्या माना, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। तो हम √2 को लिख सकते हैं p बटा q, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है शून्य के। q बराबर नहीं शून्य के, क्योंकि यदि q हमारा शून्य हो जाता है तो यह अपरिभाषित हो जाएगा और इसे हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द आता है सह अभाज्य पूर्णांक। इसे भी हमने पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है वह सह अभाज्य पूर्णांक या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक है। यदि हमने यह सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और भी कोई दूसरी संख्या है तो p और q फिर सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। और जब ये p और q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो ये p बटा q जो है वो क्या है, परिमेय संख्या भी नहीं होगी। जब यह परिमेय संख्या नहीं होगी तो √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी। जिसे हमने माना है, जिसकी हमने कल्पना किया है, वो क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। फिर √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा मेन जो लक्ष्य है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई दूसरी संख्या का लाना। तो चलिए अब हम इसे आगे सरल करते हैं। मैं √2 बटा 1 लिख सकता हूं इसे। अब इसका तिर्यक गुणा कर दूंगा तो p एक कम p और q का √2 के साथ गुणा हो जाएगा तो √2q। इसे अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे।
p हो जाएगा हमारा p का घाते 2 और √2 जो है उसका 2 बार गुणा करेंगे तो वो मिलेगा केवल 2 और q का घात 2 हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि √2 का घात 2 होगा तो 2 का घात जो होगा 1/2 का घात 2 अर्थात 2 का घात जो होगा वो 2/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें 2 ही मिलेगा। या इसे आप फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं कि √a गुणे √a सदैव a ही होता है। तो इस तरीके से √2 का जो मान होगा हमें 2 होगा। मैं इसे कुछ इस टाइप से भी लिख दूंगा कि p²/2 बराबर q। इसे मैं एक समीकरण दे दूंगा जिसका उपयोग हम आगे करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे इस प्रमेय को क्या कह रहा था कि a² यदि p से विभाज्य है तो a भी p से विभाज्य होगा। ठीक उसी प्रकार से यहां देखिए p² 2 से क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है। अर्थात जब p² p से 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। इसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगी। यहां पे जो मैं एक लाइन लिखा हूं कि p भी 2 से विभाज्य होगा, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं इसे समझाने का यहां पे प्रयास करता हूं। मैं पूरा लिखता हूं, आपके समझ में आएगा कि p भी 2 से विभाज्य होगा। मतलब इसका क्या है कि जब p को 2 से भाग करेंगे, क्या जब p को 2 से भाग करेंगे तो भागफल के रूप में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा और जो कुछ ना कुछ मिलेगा उसे हम क्या मान लेते हैं? चलिए m। अर्थात जब इसको आप सरल करेंगे तो हमें p बराबर क्या मिल जाएगा? 2m। यदि यहां से भी आपके समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार और इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी वही p के मान होंगे। अर्थात p बराबर क्या होगा? जैसे 2, 4, 6, 8 और ये 10, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। तो मैं इस 2 को क्या लिख दूंगा? 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 और 6 को लिख दूंगा 2 गुणे 3 और 8 को लिख दूंगा 2 गुणे 4 और 10 को लिख दूंगा 2 गुणे 5। आप यहां देखेंगे कि 2, 2, 2 सभी में है। तो चलिए मैं 2 सब से बाहर निकाल लूं तो मुझे अंदर क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से। अब यहां पे आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 क्या है? ये कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं यदि इन धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लूं? m, तो मुझे p बराबर क्या मिल गया? m। कहां से मिला? कि जब p भी 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब होता है कि p बराबर 2m। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि जब p भी 2 से विभाज्य होगा तो p बराबर क्या हो जाएगा? 2m। इसे मैं समीकरण 2 दे देता हूं। अब p के इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? p का मान 2m है और p का घाते 2 है तो ये हो जाएगा 2m का घाते 2/2 और ये हो जाएगा अपना q का घाते 2। इसे मैं इस साइड लिखता हूं। जब 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 दूना 4 और m का घात 2 हो जाएगा और बटा 2 बराबर q का घाते 2। यहां से ये कट जाएगा, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 तो क्या मिलेगा हमको? 2m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। बच्चों यहां पे आप लिख देना कि जहां m पूर्णांक है, क्या है? m एक पूर्णांक है। तो हमें क्या मिल गया कि 2m का घाते 2 बराबर q का घाते 2।
मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर बटा 2 लिखा, ठीक इसी रूप में यहाँ भी मैं लिख दूंगा क्यू का घाते 2 बटा 2 बराबर एम का स्क्वायर। अब फिर से देखिए आप कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी तो 2 से विभाज्य होगा, हूबहू इस प्रमेय के आधार पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। दो से विभाज्य होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, जिस तरीके से हमने P भी 2 से विभाज्य होगा तो हमने क्या माना कि P बराबर 2m, तो यहां भी Q भी 2 से विभाज्य होगा। अर्थात इसी तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं कि जो Q होगा वो क्या होगा 2m, अर्थात इसको हम मान लेते हैं n। अब इसे मैं दे देता हूं समीकरण 3, जहां n पूर्णांक है। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट होता है, यहां लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड दोनों में 2 2 आ रहा है, अर्थात समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है। लेकिन हमने क्या माना था कि P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, तो P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। बच्चों, जब P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इधर आप थोड़ा लिख लेंगे। तो यहां पे देखिए कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है और हमने क्या लाया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है, विरोधाभास। और यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत कर लिया था। इसलिए इन दोनों वाक्यों में विरोधाभास हो रहा है कि हमने माना था कि यह परिमेय संख्या है और हमने लाया कि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होगी, दी गई जो संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप बच्चों कि यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा। ठीक इसी तरीके से हम √3 और √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए बच्चों, ठीक √2 की ही तरह है, √3 को भी एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करते हैं। यदि आपने √2 को सिद्ध करते समय कोई भूल कर दी हो समझने में, तो आप इसको पूरा देखिएगा। मैं बहुत ही विस्तार से इसे भी समझाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। हमने सीखा ही है कि प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और p कोई हमारा एक अभाज्य संख्या है। यदि a² p से विभाज्य है तो a भी हमारा p से ही विभाज्य होता है। और हमने ये भी सीखा है बच्चों कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में होता है और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे यही √2 √3। तो पूर्व प्रश्न की भांति ही हम इस प्रश्न को भी अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, जो दिया गया है ठीक उसका हमें उल्टा मानना पड़ेगा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है
जो दिए गए के विपरीत है। तो हमने √3 को क्या माना? परिमेय संख्या, अर्थात √3 परिमेय संख्या है और हम परिमेय संख्या को जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम √3 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अंत तक वीडियो देखिएगा बच्चों, पूरा समझ में आ जाएगा आपके। सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q जो बराबर नहीं है 0 के। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है। मैं यहां पे लिखा हूं, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि बच्चों P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इसका केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यदि हमने P और Q को यह सिद्ध कर दिया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और भी कोई दूसरी संख्या है, तो फिर क्या हो जाएगा? P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अर्थात जब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी तो P/Q परिमेय संख्या नहीं होगा, और ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो √3 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, जिसे ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। √3/1 त्रियक गुणा करने पर मिलेगा कि P एक कम P बराबर √3Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप यहाँ पे वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? P⁴ और इसका क्या हो जाएगा? √3 है तो इसका मान होगा केवल और केवल 3 Q⁴, क्योंकि √a गुणे √a बराबर a ही होता है। बच्चों यहाँ मैं थोड़ा और इस रूप में सरल कर दूंगा कि P⁴ बराबर Q⁴, इसे मैं एक समीकरण का नाम दे दूंगा 1। यहां पे थोड़ा गौर से देखिए कि P⁴ जो है वो 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। हमने प्रमेय 1.3 में पढ़ा है कि यदि A⁴ P से विभाज्य है तो A भी P से विभाज्य होगा। लिखेंगे P⁴ 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। इस लाइन को बहुत गौर से समझिए कि P भी 3 से विभाज्य होगा, P भी 3 से विभाज्य होगा। मतलब क्या है इसका? कि P को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मान मिलेगा। मान लेंगे m, जहां m पूर्णांक होगा। तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? P बराबर 3m। यहां नहीं समझ में आया तो फिर समझा देता हूं आपको। ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी वो P के मान होंगे। अर्थात देखिए P के मान होंगे तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन होंगी? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, इस तरीके से। अर्थात इसको मैं लिख दूंगा 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 और इसको लिख दूंगा 3 गुणे 4 ऐसे। तो सभी से यहाँ देखिए 3 3 है तो बाहर निकाल दूंगा, अंदर बचेगा 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है मेरा? ये तो 3, और ये जो अंदर है कोष्टक के वो क्या है? वो सभी धनात्मक पूर्णांक है। अर्थात इसी को मैं मान लूंगा m। तो P बराबर क्या मिल गया हमें? 3m। इतनी छोटी लाइन का मतलब ये है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा कि P बराबर 3m और इसे समीकरण 2 दे दूंगा। अब समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। पर तो P बराबर 3m है तो यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 3m⁴ 2/3 बराबर Q⁴ 2। इसके बाद मैं यहाँ सरल कर दूंगा
जब 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 त्रिकाई 9 m का घाते 2 बटा 3 बराबर q का घाते 2। इसे हम काट देंगे, 3 त्रिकाई 9 अर्थात 3m स्क्वायर बराबर मिलेगा q का स्क्वायर। इसे इसी रूप में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये q का घाते 2 बटा 3 बराबर m का स्क्वायर। तो देखिए q स्क्वायर के जगह में m स्क्वायर मिल गया और q स्क्वायर बटे 3 के जगह में यहाँ पे क्या था, p स्क्वायर बटा 3 हूबहू हो गया इस प्रमेय की भांति। अर्थात a स्क्वायर p से विभाज्य है तो a भी p से विभाज्य होगी। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा, अर्थात q भी 3 से विभाज्य होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जब p भी 3 से विभाज्य था तो p बराबर हमने 3m लिखा इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से q भी 3 से विभाज्य होगा, अर्थात q बराबर हमें क्या हो जाएगा, 3m। अब m ना मान के हम मान लेते हैं इसे n, जहां n क्या है, एक पूर्णांक है। इसे मैं समीकरण 3 दे देता हूं। समीकरण 2 और समीकरण 3 में p और q का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या दिख रहा है, 3। अतः इसे हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसलिए p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो p और q हमने माना था सहअभाज्य संख्याएं, लेकिन उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3 भी आ गया। इसलिए p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो √3 भी क्या, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √3 भी परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है लिख लीजिएगा। तो जब ये √3 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि √3 परिमेय संख्या नहीं है और √3 एक परिमेय संख्या हमने माना था। अतः ये हमें इन दोनों वाक्यों में विरोधाभास हो रहा है। और यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत कर लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो आई होप बच्चों √2 और √3 परिमेय संख्या सिद्ध करना समझ में आया होगा।